इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में कि कैसे ये खोजा गया, कैसे ये पता लगाया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है ना। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग होगा सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हम जानेंगे कि कैसे ये पता लगाया गया कि आखिर डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है जो अलग अलग लोगों के द्वारा किया गया और ये पता लगाया गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। तो यहाँ पर हम सबसे पहला एक्सपेरिमेंट से शुरू करते हैं, है ना। और ये जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है हमारा, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, इसको कौन दिए थे? गिवन बाय फ्रेडरिक मिस ग्रिफिथ्स। ठीक है, तो जेनेटिक मटेरियल यानी कि जब डीएनए के को खोजा जा, ये पता लगाया जा रहा था कि एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है क्या। तो वैसे केसेस में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट शुरू किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट का नाम था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और उसको दिए किसने थे, किनके द्वारा ये दिया गया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ के द्वारा दिया गया था, है ना। ये दिया गया था हमारा 1928 में। ठीक है, 1928 में ये दिया गया था। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट के लिए फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या चीज लिया आखिर, है ना। तो इसके लिए पहला जो ऑर्गेनिज्म चूज किया वो था एक माइक्रोब्स, एक बैक्टीरिया जिसको कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। ठीक है, अब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस समझते हैं, कोकस का मतलब ये स्फेरिकल है और इसी बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? कॉज निमोनिया, है ना। ये जो बैक्टीरिया है वो निमोनिया कॉज करता है। खैर अभी हमें डिजीज के बारे में नहीं पढ़ना है, बट ये जान लिया कि ये निमोनिया कॉज करता है। तो पहला माइक्रोब्स एक ऑर्गेनिज्म को लिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और दूसरा इन्होंने लिया माइस। ठीक है, ये दो ऑर्गेनिज्म को लिया और अपना एक्सपेरिमेंट को इन्होंने शुरू किया। जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो किस तरीके से किया, थोड़ा सा ये समझना जरूरी है। ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, ठीक है, ये दो तरह का होता है। कैसा होता है? दो तरह का। एक जो होता है वो होता है स्मूथ टाइप, और दूसरा जो होता है ये होता है रफ टाइप। ठीक है, तो ये स्मूथ टाइप में क्या है और रफ टाइप में क्या है? तो स्मूथ या रफ जो है इसके आउटर कवरिंग पे बेसिस पे हम कर रहे हैं, यानी कि बाहर से कैप्सूल होता है, एक कवर। जैसे मान लीजिए ये एक बैक्टीरिया है ना, तो इसके ऊपर कैप्सूल है। क्लियर? इसी कैप्सूल के बेसिस पे हम इसको कह रहे हैं कि यह स्मूथ टाइप है या रफ टाइप है। समझ में आ रहा है? तो ये तो आप समझ गए स्मूथ टाइप और रफ टाइप। अब देखिए इसके लिए अलग अलग स्ट्रेन्स हैं, यानी कि स्मूथ में भी अलग अलग टाइप का है और रफ में भी अलग अलग टाइप का है। क्लियर है? तो जैसे S1 यानी कि इसका एक स्ट्रेन्स, इसका एक टाइप हो गया। तो सबसे पहले निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी जो बैक्टीरिया है, इसके दो टाइप हो गए, स्मूथ और रफ। किस बेसिस पर? इसके कैप्सूल्स के बेसिस पर, है ना। अब इसमें भी इसके टाइप बदल गए, यहाँ पर हम इसको स्ट्रेन्स कहते हैं। तो S1, S2, S3 इस तरीके का टाइप हो सकता है ना। दूसरा जो है R1, R2, R3 इस टाइप का हो सकता है ना। अब देखिए जो स्मूथ टाइप है वो पैथोजेनिक है। कैसा है? पैथोजेनिक। पैथोजेनिक का मतलब क्या है? कॉज डिजीजेस। ठीक है, यानी कि इसकी वजह से जो स्मूथ टाइप का है इसकी वजह से डिजीज कॉज हो सकता है। बट ये जो रफ टाइप है
ये जो रफ टाइप का है ये क्या है, नॉन पैथोजेनिक है, यानी कि ये निमोनिया कॉज नहीं करता है ना, डू नॉट कॉज डिजीजेस, यानी कि ये निमोनिया कॉज नहीं करता है। तो ये तो देख लिया आपने बैक्टीरिया के बारे में जो उन्होंने लिया था, पहला स्मूथ टाइप, दूसरा रफ टाइप। इसके भी स्ट्रेन्स हैं S1 S2 S3, और रफ टाइप के भी R1 R2 R3, और भी टाइप्स हैं बट इतना ही लिया गया था। ये स्मूथ टाइप को ध्यान रखना, ये पैथोजेनिक यानी कि इसकी वजह से डिजीज कॉज्ड होते हैं, और जो रफ टाइप है उसकी वजह से डिजीज कॉज नहीं होते। अब देखिए एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना। एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने लिया ये R2 और S3, ये दो बैक्टीरिया को उन्होंने चुना, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, R2 जो है बैक्टीरिया, इसको इंजेक्ट कर दिया किसमें, माइस में, ठीक है। तो माइस में बैक्टीरिया इंजेक्ट करने से क्या होगा, उसमें इन्फेक्शन होगा और उसमें निमोनिया कॉज्ड होगा। ऐसा होने की वजह से माइस का डेथ हो जाएगा, ऐसा ही होगा ना। जैसे हम कहते हैं कि हमें फीवर होता है, तो फीवर का एग्जैक्ट वजह क्या है, पैथोजन कौन है जो फीवर कॉज्ड करता है, तो वो है प्लाज्मोडियम, है ना। हाँ, ये है कि प्लाज्मोडियम हमारे बॉडी तक फीमेल एनोफिल मॉस्किटो के हेल्प से पहुंचता है, लेकिन प्लाज्मोडियम को डायरेक्ट भी इंजेक्ट कर दिया जाए आपके ब्लड में तो आपको मलेरिया कॉज्ड हो जाएगा, यानी कि आप बीमार पड़ जाओगे। तो यहाँ पर R2 जो बैक्टीरिया है, इसको अगर हम माइस के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो ये बैक्टीरिया इसके बॉडी में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन आपको पता है कि R2 जो है वो नॉन पैथोजेनिक है, ऐसा होने की वजह से जो माइस है वो सरवाइव कर जाता है, ठीक है, यानी कि वो जिंदा रह जाता है, ऐसा ही है। इसके अलावा अगर इसमें डाला S3, ठीक है, S3 ये पैथोजेनिक है, तो यहाँ पर माइस क्या होता है, ये डाइड यानी कि मर जाता है, ठीक है। अब देखिए अगर S3 बैक्टीरिया को हिट किल्ड करके डाला, सॉरी, है ना, यहाँ पर तो R2 को डाला, माइस क्या हो गया, सरवाइव कर गया, जिंदा रह गया। S3 को डाला तो माइस क्या हो गया, यहाँ पर भी माइस मर गया, है ना। अगर यहाँ पर हमने मिक्स किया क्या चीज, S3 हिट, ये हमने नहीं किया एक्चुअली, किसने किया, ग्रिफिथ ने किया, है ना। हिट किल्ड यानी कि इसको गर्म करके मार दिया, है ना, और इसके साथ और किसको मिला दिया, R2 को, उसको नहीं मारा, उसको ऐसे ही रहने दिया। तो S3 हिट किल्ड और R2 जब ये दोनों को इंजेक्ट किया माइस में तो क्या रिजल्ट होना चाहिए, जब S3 को किल कर दिया, मार दिया, तो सरवाइव कर जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ये माइस क्या हो जाता है, डाइड कर जाता है, मर जाता है। यहाँ पर एक चीज और देखते हैं, जैसे S3 को हिट किल्ड, है ना, करके डाला तो माइस जो है वो क्या होता है, सरवाइव कर जाता है। अब देखिए जब S3 को मार करके यानी कि जिंदा नहीं डाला तो माइस जिंदा रह गया, कोई दिक्कत नहीं है। S3 को अगर जिंदा डाला तो माइस मर गया, R2 से माइस के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, S3 को हिट किल्ड कर दिया, चलो ये तो मामला खत्म हो गया, बैक्टीरिया का मर गया, है ना। तो जब ये बैक्टीरिया मर गया और R2 से बैक्टीरिया मरता नहीं है, सॉरी माइस मरता नहीं है, S3 को हिट किल्ड कर दिया जिसकी वजह से माइस मरेगा नहीं, चूंकि हीट किल रहने से माइस सरवाइव कर जाता है। और R2 को क्या किया, जिंदा डाल दिया, तो R2 से माइस भी सरवाइव कर जाता है। तो ये दोनों को मिलने से भी माइस को क्या होना चाहिए था, सरवाइव कर जाना चाहिए था, जिंदा रहना चाहिए था, लेकिन ये जिंदा नहीं रहता है, ये मर जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इतना ही चीज बताया उन्होंने फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, है ना, कि कोई चीजें हैं जो मरने के बाद भी इससे ट्रांसफर हो रही है इसके अंदर, है ना, और वही जेनेटिक मटेरियल है और उसकी वजह से वो जो है चूहा मर जा रहा है या माइस का डेथ हो जा रहा है ना। लेकिन रियल जो कॉन्सेप्ट है या कंक्लूजन है वो नहीं निकल पाया इसके एक्सपेरिमेंट से। लेकिन बहुत बड़ा रोल इनका ये है कि सबसे पहले एक्सपेरिमेंट इन्होंने शुरू किया 1928 में, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये तो एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, इसके बाद सेकेंड एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है, और वो क्या है, बायोकेमिकल
कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स, है ना, क्या था, बायो केमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, ये दूसरा एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हुआ इसके ऊपर, है ना। और इसको किसने किया, इस एक्सपेरिमेंट को, इसके लिए 3 साइंटिस्ट थे। एक का नाम था एवरी, दूसरे क्या थे, मैकक्लॉड, और तीसरे क्या थे, मैककार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 साइंटिस्ट आए और इसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का नाम जो है वो बदल गया, बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल्स। ट्रांसफॉर्मिंग का मतलब क्या है, दोबारा उसमें चेंजिंग आना, बदलाव आना, है ना। कैसे आया और इन्होंने क्या किया, ये समझना है। तो 1928 में यह शुरू हुआ था। इसके बाद इन्होंने एक्सपेरिमेंट को शुरू किया 1933 में, और 1944 में ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, है ना। कंप्लीट होने के बाद इन्होंने क्या बताया, कुछ नहीं, थोड़ा सा बदलाव किया इन्होंने। जो ये माइस डेड किया था, मरा था, है ना, इसके टिश्यू को अलग किया। ठीक है, जो माइस कैसे मरा था, H3 हिट किल्ड और R2 अलाइव, ये दोनों बैक्टीरिया को मिक्स करके जब माइस के अंदर डाला गया था तो माइस मर गया था। तो उस माइस, मरे हुए माइस से उन्होंने क्या किया, टिश्यू को बाहर किया। ठीक है, और उसके टिश्यू में देखा तो वहां पर H3 बैक्टीरिया था, और H3 बैक्टीरिया निमोनिया कॉज करता है, जिसकी वजह से मर जाता है। लेकिन हमने तो ऐसा डाला नहीं, हमने क्या डाला, R2 को डाला और H3 को मार कर डाला। तो मरने के बाद तो उसे कोई काम करना नहीं चाहिए, है ना। तो जब ऐसा देखा तो दे फाउंड H3 इन डेड माइस, है ना। मरे हुए माइस में उन्होंने क्या पाया, H3। तो अब ये समझने की कोशिश किया, आखिर इसमें R2 जिंदा डाला था, तो ये R2 ही कन्वर्ट हो गया, ट्रांसफॉर्म दोबारा बन गया। किस फॉर्म में बन गया, H3 के फॉर्म में। तो आखिर ये क्यों बन गया H3 के फॉर्म में, ऐसा क्या हुआ कि R2 H3 के फॉर्म में बदल गया, है ना। और ये तो चूंकि मार दिए थे, तो कैसे बदला, इस चीज को समझना जरूरी है। तो और एक्सपेरिमेंट में इन्होंने आगे बताया, पहले तो उसके टिश्यू में ये फाइंड किया कि उसमें R2 नहीं है बल्कि H3 है, जिसकी वजह से वो मर गया, है ना। अब क्या किया गया कि इसी एक्सपेरिमेंट में जो है वो एंजाइम्स यूज किए गए इनके द्वारा। क्या यूज किए गए, एंजाइम्स। और वो एंजाइम्स कौन थे, पहले एंजाइम इन्होंने यूज किया प्रोटीएजेस। कौन सा एंजाइम यूज किया, प्रोटीएजेस। प्रोटीएजेस एंजाइम क्या करता है, प्रोटीन को नष्ट कर देता है, ऐसा ही है, क्या कर देता है, प्रोटीन को नष्ट कर देता है। अगर इसी एक्सपेरिमेंट में इन्होंने प्रोटीएजेस एंजाइम को अप्लाई किया तो रिजल्ट सेम रहा, रिजल्ट जो क्या था, सेम था, यानी कि माइस जो है वो डाइट कर गया, मर गया, है ना, डाइट, मर गया। क्लियर। इसके बाद इसमें उन्होंने क्या यूज किया, अगली बार एंजाइम जो यूज किया वो था आरएनएज। आरएनएज क्या करता है, आरएनए को डिस्ट्रॉयड कर देगा, आरएनए को नष्ट कर देगा। और ऐसे केसेस में भी रिजल्ट क्या रहता है, सेम, यानी कि माइस डेड कर जाता है। थर्ड टाइम में उन्होंने क्या यूज किया, डीएनएज। ठीक है, और डीएनएज यूज करने से रिजल्ट जो था वो सेम नहीं था। रिजल्ट क्या था, माइस, रिजल्ट चेंज हो गया, रिजल्ट चेंज्ड, और माइस जो है वो क्या हो गया, सरवाइव कर गया, यानी कि ये जिंदा रह गया। क्लियर है। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो कि जब प्रोटीएजेस दिया हमने तो रिजल्ट सेम हुआ, यानी कि माइस मर गया। इसका मतलब यहाँ से प्रोटीन के ट्रांसफर होने की वजह से R2 H3 में नहीं बदल रहा है, यानी कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। आरएनए डाला तो आरएनए से आरएनए डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया, तब भी माइस मर जाता है। इसका मतलब यहाँ से आरएनए यहाँ जाएगा तो R2 को H3 में कन्वर्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही डीएनए एंजाइम डाला, डीएनए को डिस्ट्रॉयड किया गया,
तो रिजल्ट चेंज हो गया, यानी कि माइस सर्वाइव कर गया, यानी कि जब डीएनए डाला तो इसका डीएनए R2 को S3 में कन्वर्ट नहीं कर पाया। क्लियर? और ऐसा होने से माइस जो है वो सर्वाइव कर गया। इसका मतलब ये है कि S3 का जेनेटिक मटेरियल R2 को S3 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रूफ हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जो ऑर्गेनिज्म में कैरेक्टर को डेवलप करता है। जैसे यहाँ पर इसके कैरेक्टर को बदल दिया और वो बैक्टीरिया R2 से S3 हो गया। तो ये दो एक्सपेरिमेंट आपने देखा जेनेटिक मटेरियल का पता लगाने के लिए कि जेनेटिक मटेरियल क्या है। इसके बाद हम तीसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें हमारा टॉपिक है द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। ठीक है, यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया इसके लिए दो लोग थे। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय हर्सी एंड चेस। कितने लोग थे? दो लोग। ये दो लोगों ने मिल करके एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया। और ये कब किया गया? 1952। तो एक्सपेरिमेंट शुरू कब किया गया था? 1928 ग्रिफिथ ने शुरू किया। इसके बाद 1933 से 1944 तक चला और इसके बाद 1952। इसमें एक्सपेरिमेंट में पूरी तरह से क्लियर हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर है? अब कैसे हुआ इसको भी थोड़ा सा देखते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म चूज किए गए ये थे T2 फेज। T2 फेज क्या होता है? ये एक तरह का बैक्टीरियोफाज है। और बैक्टीरियोफाज क्या होते हैं? ये एक वायरस होते हैं जो बैक्टीरियल सेल पर अटैक करते हैं ना। तो वायरसेस which attack on बैक्टीरियल सेल, यानी कि ये जो वायरस होते हैं वो बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करते हैं या बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करते हैं। तो इसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है इस एक्सपेरिमेंट के अंदर, इसको समझिए। जैसे सबसे पहले तो ये समझिए कि ये वायरस इस टाइप का होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके का होगा, ऐसे। और यहाँ पर इस तरीके से प्लेट होगा और यहाँ पर एक होल भी होगा पतला सा। ठीक है, और इसमें इस टाइप का हुक लाइक स्ट्रक्चर होगा जिसे हम इसका टेल भी कह सकते हैं या आर्म कह सकते हैं, है ना। तो ये इसका टेल है, ये इसका बेस है ना। और ये जो है प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट है। क्लियर? और इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। और ध्यान रहे ये जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका? डीएनए, आरएनए नहीं। तो यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आप रख सकते हो कि अगर ये क्वेश्चन आए कि विच वायरसेस कंटेन डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, है ना। यहाँ पर डीएनए के रूप में जेनेटिक मटेरियल किस वायरस के अंदर होता है? तो आप लिख सकते हो बैक्टीरियोफाज, है ना। इसके अलावा अगर आरएनए कंटेनिंग वायरस की बात की जाए तो एड्स के लिए जो वायरस रिस्पॉन्सिबल है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, वो क्या होता है? आरएनए कंटेनिंग, उसमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। या नौवडे अभी जो हम कोरोना वायरस कह रहे हैं उसमें भी जेनेटिक मटेरियल क्या है? RNA है। क्लियर? तो इस तरीके का ये वायरस है। अब देखिए ये अटैक करता है किसके ऊपर? बैक्टीरियल सेल के ऊपर। क्यों अटैक करता है ये भी समझना जरूरी है। ये बैक्टीरियल सेल के ऊपर अटैक करता है। अटैक करने के लिए सबसे पहले क्या होता है? ये एडजॉर्ब होता है, यानी कि इसके सरफेस पर अटैच होता है, जुड़ता है। अटैच होने के बाद क्या करता है?
अपने जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरियल सेल के अंदर इंट्रोड्यूस कर देता है। समझिएगा, सबसे पहले अटैच हुआ यानी कि एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन का मतलब बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर जुड़ा, है ना। इसके बाद इंजेक्ट, इंजेक्ट करता है। इंजेक्ट करने का मतलब समझ में आ रहा है, ये जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर दिया, है ना। इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या होता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, डीएनए का कॉपी बनाना। तो आप समझिए, इस बैक्टीरियल सेल के अंदर इस तरीके से इसका सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है, और इस सिंगल सर्कुलर डीएनए को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं इसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो ये इसके साथ जाकर जुड़ जाता है, कौन, वायरस का डीएनए इसके साथ जाकर जुड़ जाता है। और जब ये डीएनए अपना कॉपी बनाता है तो साथ में वायरस की कॉपी भी बन जाती है। जब पूरी बैक्टीरियल सेल के अंदर वायरस की कॉपी बन जाती है, यानी कि पूरा बैक्टीरियल सेल वायरस से भर जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद हो जाता है लाइसिस, मतलब ये ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है। तो एक बार फिर से, सबसे पहले ये वायरस क्या करता है, बैक्टीरियल सेल के सरफेस पर जुड़ेगा, इसको क्या कहेंगे, एडजॉर्प्शन। जुड़ने के बाद क्या करेगा, ये जेनेटिक मटेरियल को इंट्रोड्यूस कर देगा किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर। इसके बाद रेप्लिकेशन, यानी कि बैक्टीरियल सेल जब रेप्लिकेट करके अपना कॉपी बनाएगा तो उससे वायरस के जेनेटिक मटेरियल का भी कॉपी हो जाएगा। उसके बाद जब ये टूटेगा, तो टूटने से पहले क्या होता है, ये हर एक जेनेटिक मटेरियल जो वायरस का है वो वायरस के फॉर्म में डेवलप हो जाता है एक्चुअली, है ना। वो किस फॉर्म में डेवलप हो जाता है, वायरस के फॉर्म में। इस तरीके से बैक्टीरियल सेल का इस्तेमाल वायरस किस लिए करता है, अपने मल्टीप्लिकेशन के लिए करता है। एक बैक्टीरियल सेल के अंदर इतने सारे वायरसेस बन जाते हैं। अब ये सारे वायरसेस क्या करेंगे, हर एक वायरस बाहर आकर के नए बैक्टीरियल सेल को इन्फेक्ट करेगा। तो ये तो देख लिया कि बैक्टीरियोफाज कैसे वायरस के ऊपर अटैक करते हैं और बैक्टीरिया के अंदर अपना कॉपी बनाते हैं, अपना कॉपी तैयार करते हैं। चलिए, इसके बाद अब हम एक्सपेरिमेंट की तरफ बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, देखिए, इस बैक्टीरियल के ग्रोथ को मेंटेन किया गया किसके साथ, T2 फाज वायरस के साथ। यानी कि वहां पे वायरस, बैक्टीरियल का ग्रोथ, मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है और वायरस का मल्टीप्लिकेशन भी हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए मीडियम लिया गया, जैसे हम टिश्यू कल्चर करते हैं तो उसके लिए कल्चर मीडियम न्यूट्रिशन लेते हैं जिसके अंदर ये ग्रोथ करता है ना। तो यहाँ पर भी मीडियम लिया गया जिसके अंदर इस बैक्टीरिया का ग्रोथ किया गया। अब ये मीडियम में दो तरह की इंपॉर्टेंट चीजें थी, एक था इसमें सल्फर और दूसरा था फास्फोरस। दो तरह के मीडियम में अलग अलग जो है इसका कल्चर किया गया, यानी कि इस बैक्टीरिया की संख्या को बढ़ाया गया, है ना। तो सल्फर में जो था A35 टाइप का सल्फर था और P32 टाइप का फास्फोरस था। ये दोनों जो सब्सटेंस होते हैं ना, ये दोनों सब्सटेंस रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं। क्लियर है। तो ये दो तरह के मीडियम के अंदर किसको कल्चर किया गया, बैक्टीरिया को कल्चर किया गया। क्लियर है। अब देखते हैं, ये मान लीजिए इस तरह का एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है, और ये दूसरा टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है ना। कर सकते हैं इसे। अब देखिए, इसके अंदर बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है और इसके अंदर भी बैक्टीरिया को कल्चर किया जा रहा है। इसमें क्या इस्तेमाल किया गया है, इसमें इस्तेमाल किया गया है AS35 और इसमें इस्तेमाल किया गया है P32। ध्यान दीजिए, सल्फर जो है वो कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन का, ठीक है। और फास्फोरस जो कंपोनेंट है किसका, DNA या न्यूक्लिक एसिड का। समझिए इसको, सल्फर जो है वो कंपोनेंट है किसका, प्रोटीन का, और फास्फोरस जो है कंपोनेंट है किसका, DNA का। यानी कि DNA में फास्फोरस का इस्तेमाल है और प्रोटीन का, सॉरी, सल्फर का इस्तेमाल किसमें है, प्रोटीन में है। ये चीजें देख लिया। अब देखिए, जब बैक्टीरियल ग्रोथ किया जाता है और ग्रोथ करने के बाद इसमें जब बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं, है ना, पूरी तरह से,
तो इसका ऑब्जर्वेशंस किया जाता है। ऑब्जर्वेशंस जैसे ये बेस है इसका और ये ऊपर का हिस्सा है ना। तो यहाँ पर जब इसका ऑब्जर्वेशंस किया जाता है तो देखते हैं कि जैसे बैक्टीरिया है तो उसका वेट जो है वो थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट भी अगर देखेंगे सेल के बेसिस पे तो उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, ज़्यादा है। तो बैक्टीरिया जो है इस रीजन में ये बेस पे चले आते हैं, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया कहाँ चले आते हैं, बेस पर चले आते हैं, ठीक है। और ऊपर का जो हिस्सा होता है, ये ऊपर के हिस्से में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि ये वायरस अटैक किया तो वायरस ने सिर्फ जेनेटिक मटेरियल को अंदर इंट्रोड्यूस किया, बाकी ये जो प्रोटीन का पूरा कवर है या पार्ट है वो कहाँ है, बाहर है, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं इन करता है ना। तो प्रोटीन वाला जो कोट है वो कहाँ है, बाहर है, यहाँ पे ऊपर वाले हिस्से में ऐसे ही। और जो बैक्टीरिया है वो कहाँ है, नीचे वाले हिस्से में। यहाँ पे दोनों में ही सेम चीजें मिलता है। जो प्रोटीन का कोट है वायरस का वो ऊपर की तरफ है और जो बैक्टीरिया है वो कहाँ है, नीचे की तरफ है। अब देखिए जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को देखा गया इस एक्सपेरिमेंट में तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नीचे वाले में नहीं था, इसके बेस पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं था। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस कहाँ था, इसके ऊपर वाले हिस्से में था, है ना। अब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऊपर वाले हिस्से में है और ऊपर वाला हिस्सा क्या है, प्रोटीन, और सल्फर जो है वो किसका कंटेंट है, प्रोटीन का कंटेंट है। इसका मतलब ये है कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहाँ है, बेस पर है। इस केसेस में क्या होता है, इसको जब फास्फोरस पी यानी कि फास्फोरस के कंटेंट में इसको जब ग्रोथ किया गया तो इसका कल्चर किया गया, तो कल्चर करने पे हम क्या पाते हैं, ऊपर वाले हिस्से में रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नहीं है। एक्चुअली यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को देखा गया कि वो कहाँ है। तो इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नीचे है और इस एक्सपेरिमेंट में देखते हैं तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ऊपर वाले हिस्से में है ना। तो ये आखिर क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस नीचे वाले हिस्से में है। इसका मतलब ये है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।